ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जो पढ़ाने जा रहा हूँ, पढ़ा तो सब चुका ही हूँ, एक्चुअली जो रिवीजन कराने के लिए जा रहा हूँ, तो मेरी आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में जो आप लोगों को नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जा रही है, आप ज़रा एक बार उसको पहले डाउनलोड कर लें और उसको डाउनलोड करके अपने डिवाइस में स्प्लिट विंडो करके या फिर सामने रख लें, मतलब ताकि मैं जो आपको पढ़ाऊँ वो आपको पता हो कि हाँ मैं अभी कहाँ पर हूँ और मैंने कितना कितना आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं अपना। मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने आप लोगों को क्या क्या कराया है और वो दरअसल है क्या। एक बार एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं और फिर उसके बाद मैं आप लोगों के इसके जो क्विक क्वेश्चंस होते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं, 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं रिवीजन अपना। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था वो था व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमारी एक जो कॉइल होती है, अगर आप उसका लिंक फ्लक्स चेंज करते हो तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और जो इंड्यूस ईएमएफ है उसको, मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसे हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, और इस पूरे फिनोमेना को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ तक था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दूसरा था हमारा फैराडे लॉ। फैराडे जो हमारे एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को एनालाइज करके अपने 2 लॉ दिए थे, जिसमें उन्होंने बताया था पहले लॉ में कि अगर किसी कॉइल का आप लिंक फ्लक्स चेंज करते हो तो उसका एक ईएमएफ इंड्यूस होता है उसमें, और ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद उसमें एक करंट फ्लो होता है जो कि इंड्यूस करंट कहा जाता है, और ईएमएफ को तो इंड्यूस ईएमएफ बोलेंगे ही। और जो उनका दूसरा लॉ था, ये हमारा पहला लॉ था, है ना, और जो उनका दूसरा लॉ था उसमें उन्होंने हम लोगों को बताया था कि जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है वो दरअसल नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है ना। जो करंट हमारी फ़्लो होती है, वो जो इंडक्शन के कारण जो करंट फ्लो हो रही है वो दरअसल अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मेन करंट होती है। तो यानी कि सेकेंड लॉ में इन्हें हमें बताया था कि जो हमारा ईएमएफ होता है इंड्यूस वाला, वो होता है -d∅dt। दैट मीन्स ईएमएफ इंड्यूस इज ऑलवेज इक्वल टू द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब ये जो नेगेटिव साइन था, मैंने आप लोगों को उसमें ये बताया था कि जो हमारा नेगेटिव साइन होता है वो हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ बताता है कि वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मेन करंट है और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन फ्लक्स है। बस यही सारी चीज़ें और कुछ नहीं। अब बात करते हैं लेंज लॉ की। तो लेंज लॉ जहाँ तक है सभी को याद होगा। लेंज लॉ में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा लेंज लॉ था वो ये कहता है कि किसी भी कॉइल में या किसी भी डिवाइस में अगर आप ईएमएफ इंड्यूस कराते हो, उसका लिंक फ्लक्स चेंज करते हो, तो अपने ही कॉज को अपोज करता है। दैट मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज अपोजेस इट्स कॉज। वो कैसे, तो वो चीज़ मैंने वीडियो में बताई है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ब्रीफ में आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। दूसरा था हमारा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अगला मतलब। तो इसमें हमारे पास दो तरीके के हमारे पास टाइप्स ऑफ इंडक्शंस थे, जिसमें हमें पहला जो था वो हमारा सेल्फ इंडक्शन था। सेल्फ इंडक्शन में हमने आपको बताया था कि किसी सिंगल कॉइल का अगर आप लिंक फ्लक्स चेंज करते हो तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और उस ईएमएफ में क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। और इससे हमें एक फॉर्मूला निकल के आया था जो था हमारा phi = Li और L = phi/i। ये हम लोगों ने इसमें देखा था। और उसी तरीके से जब phi की वैल्यू Li आ गई थी तो हमें E की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखने के बाद हमें क्या मिला था, -L/di/dt। ये हमें मिला था सेल्फ इंडक्शन के लिए। और जब हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 2 कॉइल होती हैं, म्यूचुअल है तो 2 होगा। म्यूचुअल इंडक्शन में हमारे पास 2 कॉइल होती हैं और उन 2 कॉइल में से एक में करंट बह रहा होता है, जिसके कारण उसका फ्लक्स तो चेंज होता ही होता है, साथ ही साथ वो जब दूसरे वाले के पास जाते हैं तो उससे इंड्यूस करके उसका फ्लक्स भी चेंज करता है, उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होता है। और इसकी हमारे पास वैल्यू निकल के आती थी जो phi = mi आता था हमारा, और E की वैल्यू हमारी आती थी -m/di/dt। ये हमारा होता था, है ना। तो अभी यहाँ तक हमारा हो गया। अब अगला जो हमारा था, अगला मैंने आप लोगों को ये वाला टॉपिक पढ़ाया था, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2 लॉन्ग सोलोनाइड्स। तो इसमें मैंने आप लोगों को इंडक्शन के बारे में बताया था कि जब एक सिंगल कॉइल होती है और जब 2 कॉइल होती हैं। जब सिंगल कॉइल होती है तो उसका मतलब एक सोलोनाइड जो होती है वो हमारी कॉइल ही होती है, तो उसमें दरअसल हमारा कितना सेल्फ इंडक्शन होता है। तो उसमें हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आया था, L = μ0 n² AL। ये हमारा सेल्फ इंडक्शन ऑफ द लॉन्ग सोलोनाइड था, L हो गया। अब जो अगला हमारा था म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2 लॉन्ग सोलोनाइड, उसमें हमारा सेम फॉर्मूला होता था, बट n² में दरअसल वो n1 और n2 हो जाता था। यानी कि m जो हमारा होता था म्यूचुअल इंडक्शन, तो वो हमारा होता था μ0 n1 n2
Al। दैट्स इट, है ना, ये हमारा होता था। और जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा एनर्जी स्टोर्ड इनटू एन इंडक्टर। तो इंडक्टर दरअसल है उसमें आप करंट पास कर रहे हो, उसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो क्यों कर रहे हो ये सब, क्या करना क्या है इनका करके, मतलब क्या ऐसी बस मौज आ रही है, खाली बैठो कुछ करना नहीं है क्या? तो दरअसल ऐसा नहीं है, इनका एक रीज़न है। वो रीज़न दरअसल क्या है कि दरअसल आप ऐसा जब करते हो ना तो उसमें एक एनर्जी जनरेट होती है, एक एनर्जी स्टोर होती है जिसका हम लोग बाद में काम लेते हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर का हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आया था, E इक्वल टू, या फिर E नहीं हाफ U सॉरी, जब जिसमें हम लोगों ने पहले वर्क डन निकाला था और मैंने आपको बताया था कि अगर किसी की एनर्जी जानी हो तो उससे काम करा लो, जितना काम कर लेगा उतनी उसकी एनर्जी होगी। तो हमारे पास फॉर्मूला आया था U इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। ये हमारा हो जाता है। उसके बाद जो अगला हमारा था ये हो गया एनर्जी स्टोर्ड इनटू एन इंडक्टर। उसके बाद हमारा जो था मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी मैंने आप लोगों को कराया था और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी तक तो ये हमारा टोटल मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी दरअसल हम लोग उसी सोलेनॉइड की निकाल रहे थे। तो हमें करना क्या होता है कि मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी से रिलेटेड हमारा जो टर्म है तो हमें जस्ट वॉल्यूम से डिवाइड कर देना होता है कि वो पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी को स्टोर करता है ना। इसका दरअसल दूसरा नाम भी यही था, एनर्जी स्टोर्ड इनटू एन इंडक्टर पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इंडक्टर, है ना। तो ये हमारा था। तो इसमें हम लोगों ने दरअसल इसी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया था, जिसके बाद हमारा फॉर्मूला निकल के आया था U इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, है ना। तो बस यही हमारा टोटल वैल्यू था। U की वैल्यू थी हमारी V स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। अगला अब जो हमारा था वो था कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। सबको याद होगा आई थिंक थोड़ा कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास दो तरीके के हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं, एक होता है सीरीज़ में और दूसरा होता है पैरेलल में। तो सीरीज़ में जब हम लोग करते हैं और पैरेलल में जब हम लोग करते हैं तो बिल्कुल जस्ट लाइक एज बिल्कुल सेम होता है एज अ रजिस्टर। जब हम लोग सीरीज़ में इसका कॉम्बिनेशन करते हैं तो सीरीज़ में हमारे पास इफेक्टिव इंडक्टेंस अगर 2 के लिए ले लो या जितने के लिए ले लो तो L बराबर L1 प्लस L2 या डॉट 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 N LN, जहाँ पे N जो है वो नंबर ऑफ इंडक्टर्स हैं जितने भी आप ले रहे हो। पैरेलल में हमारे पास जस्ट लाइक एज रजिस्टर्स 1/L इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Ln। ये हमारा हो गया। अब ये इसके बाद जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल था जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इसमें जो हमारा मोशन ऑफ द कॉइल होता है ना, मोशन ऑफ द कॉइल जो हमारा होता है और इसमें जो करंट होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है, दरअसल तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इससे हम लोग क्या नाम है, एक इस तरीके का 3 डायमेंशनल शेप लेते थे। इस तरीके का हम लोग एक 3 डायमेंशनल शेप लेते थे जिसमें, अच्छा चलिए इसको छोड़ते हैं, अब आप लोग कहाँ 3 पेन लेके घूमेंगे। यही अपना ये राइट हैंड वाली बात हो रही है ना, तो मैं राइट हैंड ही ले लेता हूँ। राइट हैंड में हम लोग दरअसल क्या चीज़ चेकआउट करेंगे कि मैंने आपको बताया था फादर मदर एंड चाइल्ड, फादर मदर एंड चाइल्ड। तो जो F होता था हमारा वो दरअसल एक तरीके का मैंने फोर्स माना था, क्योंकि यही मोशन जो थंब होता है हमारा वो मोशन ऑफ कॉइल दर्शाता है। अब आप जब तक फोर्स नहीं लगाओगे कॉइल में मोशन नहीं होगा, तो इसी वजह से F इक्वल टू फोर्स, और फोर्स माने मोशन ऑफ द कॉइल। तो ये मोशन ऑफ द कॉइल अपनाता है कौन, जो हमारा थंब होता है वो मदर यानी कि M। ये मैग्नेटिक फील्ड बताता है, जो हमारी 4 फिंगर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड बताती है, और ये जो मिडल फिंगर होती है ये हमारी बताती है चाइल्ड यानी कि C यानी कि करंट। तो यही हमारे फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल था उसमें उन्होंने ये बताया था कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में उन्होंने यही बताया था कि जो हमारा थंब होता है वो हमारा मोशन ऑफ द कॉइल रिप्रेजेंट करता है, जो हमारी 4 फिंगर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, और जो हमारी मिडल फिंगर होती है वो करंट को रिप्रेजेंट करती है। बस यहीं तक था हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को सबको क्लियर हुआ होगा। और अगला जो अब हमारा टॉपिक है वो है एडी करंट और उसके कुछ एप्लीकेशंस। हाँ, तो एडी करंट, देखो एडी करंट बहुत ही मज़ेदार चीज़ है क्योंकि इसको आप डे टू डे लाइफ में जनरली यूज़ करते हो और आपको पता भी नहीं चलता। मतलब ऐसा नहीं कि सब चीज़ आपके सामने खुली हुई होती है, बट दरअसल आपको पता भी नहीं चलता और आप इसको एज अ प्रैक्टिकल लाइफ में यूटिलाइज़ भी करते हो। कैसे? एडी करंट दरअसल ऐसा होता है कि किसी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में, मैं कैसे बताऊँ, वेरिंग मतलब जो चेंज हो रहा है, जो स्टेबल नहीं है, जो चेंज हो रहा है। तो वेरिंग जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है यानी चेंज होने वाला मैग्नेटिक फील्ड, उसमें अगर आप एक मेटल का पीस सस्पेंड कर दो या लटका दो या छोड़ दो वहाँ पे,
तो उसमें इसका फ्लक्स जो है वो चेंज होगा और उसमें नंबर ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ करंट दौड़ना चालू हो जाएंगे और इन्हीं नंबर ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ करंट को हम लोग एडी करंट कहते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। उसके एप्लीकेशन की बात करूँ तो एप्लीकेशन बहुत सारे थे, जैसे कि डेड वेट गैल्वेनोमीटर हो गया, मैंने बताया था वीडियो में आपको, स्पीडोमीटर हो गया, डायाथर्मी हो गया, इंडक्शन फर्नेस हो गया, ये कुछ हमारे एप्लीकेशंस हो जाते हैं एडी करंट के, है ना। अब उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। देखो कपलिंग से क्या समझ में आता है, हम लोग अभी तक इंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, कॉइल्स की बात कर रहे हैं, तो कपलिंग से हमारा जो है वो मुझे तो ये समझ में आता है कि कपल यानी कि जोड़ा किसी चीज़ का। तो कपलिंग से देखो ये चीज़ है कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग में हमें ये बताया जाता है कि आप कॉइल्स को कैसे प्लेस करो कि उनमें मैक्सिमम इंडक्टेंस आपको निकल के आए। मतलब कपल रखने को तो आप ऐसे रख दो, कहीं भी रख दो, दो कॉइल्स ये रही ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, कैसे भी रख दो, बट क्या पोजीशन उनकी बनाई जाए कि उनमें मैक्सिमम इंडक्टेंस हमें देखने को मिले। तो यही हमें पता चलता है कोफिशिएंट्स ऑफ कपलिंग से। और इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, और इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है √my L1 L2। आई थिंक यहाँ तक सबको याद होगा कि ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता है। इसमें मैंने आप लोगों को 3 केसेस भी बताए थे कि कैसे कैसे आप रखें तो आपको जो है मैक्सिमम इंडक्टेंस मिलेगी, कब आपको मिनिमम मिलेगी, कब आपको एवरेज मिलेगी, या मीडियोकर या फिर इंटरमीडिएट आपको मिलेगी, है ना। तो यहीं तक था हमारा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अब दूसरा जो था वो हमारा मोशनल ईएमएफ, सॉरी दूसरा नहीं मतलब आगे वाला, अगला जो हमारा टॉपिक है वो मोशनल ईएमएफ है। अब मोशनल ईएमएफ दरअसल क्या है, हम लोग अभी तक बात कर रहे थे इंड्यूस्ड ईएमएफ की, अब बात करते हैं मोशनल ईएमएफ की। तो देखो मैंने आपको इसमें टर्म बताया था कि हमारा अगर जो एक कॉइल है जिसके कुछ पार्टिकुलर लेंथ है, पार्टिकुलर ब्रेथ है, उसमें आप एक मैग्नेटिक फील्ड में आप उसको अंदर बाहर कर रहे हो, इन एंड आउट मूवमेंट कर रहे हो उसका, तो उसमें क्या होगा, उसका फ्लक्स कुछ चेंज होगा, है ना, और उसमें क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो पहले तो मैं ये बता दूं मोशनल ईएमएफ क्या है। जब आप उसको मोशन कराते हो तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है और उसी इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोग मोशनल ईएमएफ कहते हैं। व्हेन अ कॉइल इज प्लेस्ड इन एन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड हैज़ अ इन एंड आउट मूवमेंट, देन the link flux of the coil will change and an EMF will induce in it, and that induced EMF is said to be the motional EMF in it because the coil is in the motion। और इसका हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया था उस EMF को कैलकुलेट करने का, E इज इक्वल टू, सबको याद होगा, -VVL, जहाँ पे जो हमारा B था वो मैग्नेटिक फील्ड था जिसमें वो कॉइल मूव कर रही है, V जो है वो वेलोसिटी है कि कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, एंड L इज़ द लेंथ ऑफ दैट कॉइल। ओके, अगला जो था हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कंसेंट्रिक कॉइल्स। ओके, टॉपिक बढ़िया है ये। वैसे तो क्या नाम है, इसके क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे तो थोड़ा लॉन्ग में ही भले ही आए, या फिर इनका कुछ हो सकता है कुछ इस टॉपिक से कुछ पार्ट आप यूज़ करें लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो कंसेंट्रिक कॉइल मैंने आपको बताया था कि 2 कॉइल जिनको आपस में ऐसे रख दिया गया है और उनका सेम सेंटर है, तो वो कॉइल्स आपस में कंसेंट्रिक कॉइल्स कही जाती हैं। उनमें से एक की रेडियस हम लोग R1 मान लेते हैं, दूसरे की रेडियस हम लोग R2 मान लेते हैं, और उसके बाद हमारा फॉर्मूला उसमें निकल के आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, जिसका फॉर्मूला हमारा होता है μ0/4π 2π² R1² R2। ये हमारा फॉर्मूला होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कंसेंट्रिक कॉइल्स का, जिसमें जो R2 होती है वो रेडियस होती है बड़े वाली कॉइल की, और जो R1 होती है वो रेडियस होती है छोटी वाली कॉइल की। तो यहीं तक था। अब आइए चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं हमारे EMI के। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस या फिर क्वेश्चंस आंसर्स। वैसे देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो इस वजह से मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करा रहा हूं, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप पहले PDF जो है वो डाउनलोड कर लें, अपने सामने रख लें, ताकि जब मैं पढ़ के आप लोगों को वो क्वेश्चंस बताऊं या पूछूं तो आप लोगों को पता हो कि मैं कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्वेश्चंस भी आपके सामने हैं, आंसर्स भी आपके सामने हैं, मेरा काम सिर्फ समझाने का है, तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पे सब ब्रीफली समझाऊंगा कि इसका आंसर अगर ऐसा है तो क्यों है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप चाहे तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दीजिए, आपको आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो ये कहता है कि व्हाट इज़ द बेसिक कॉज ऑफ इंड्यूस्ड EMF। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसी में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फ्लक्स चेंज होता है दरअसल वही मेन कारण होता है
ईएमएफ के इंड्यूस होने का। तो दरअसल यहाँ पे भी आंसर वही लिखा है कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ द कॉज फॉर इंड्यूस ईएमएफ, है ना। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट फैक्टर्स गवर्न्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ सर्किट। मतलब वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो गवर्न करते हैं कि मैग्नीट्यूड जो होगा ईएमएफ का वो कितना होगा या कितना क्या होगा उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो चलिए इसको बताता हूँ मैं। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। मैंने अभी बताया कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, E बराबर माइनस d∅/dt। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है कि व्हेन करंट इज़ इंक्रीजिंग देन इंड्यूस करंट। मतलब यहाँ पे मैं आपके डायरेक्शन की बात करूँगा। ये जो पूरा नोट में मैंने आपको लिखा है, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि जो हमारा करंट जब आप उसे इंक्रीज़ करते हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी दरअसल इंक्रीज़ होता है बट अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। और जब आप करंट को डिक्रीज़ करते हो तब वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा, तब वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हमारी मेन करंट है। ये हमारा यहाँ पर था। और इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट भी यही कहता है कि वैन नॉर्थ पोल ऑफ द, मतलब इसमें मैंने एक छोटा सा बताया था कि जब आप जैसे आप सपोज़ कर लीजिए कि ये हमारी, आप जैसे सपोज़ करिए कि ये हमारी कॉइल है ना। मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ। ये हमारी कॉइल है और इस कॉइल में आपने एक नॉर्थ साउथ पोल वाली मैग्नेट जो है हमारी, इसमें आप नॉर्थ पोल को इसके पास लेकर आ रहे हो। तो इसमें जब आप इस साइड से देखोगे तो करंट आपको दिखेगी एज अ क्लॉकवाइज। मतलब जब आप अपोजिट टू द डायरेक्शन, मतलब आपकी आंख जो है वो यहाँ पर होगी। तो जब आपकी आंख यहाँ पर होगी तो आप देखेंगे कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट देखेंगे तो आपको जो करंट दिखेगी वो क्लॉकवाइज दिखेगी। और जब आप डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट से देखेंगे, यानी जब आप यहाँ से देखेंगे तो आपको करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। तो यही हमारा यहाँ पर था कि ये नोट मैंने छोटा सा यहाँ पर इसीलिए लिखवाया था। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कहता है कि what is the magnitude of induced current in the circular loop of radius r if the straight wire carries a steady current of the magnitude। देखिए ये थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि अगर एक कोई सर्कुलर लूप है ना, और उसके पास से मैंने एक वायर गुजारी है, इसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है, तो ज़रा बताओ कि इसमें डायरेक्शन क्या होगी करंट की। तो ये थोड़ा सा एक ट्रिक क्वेश्चन है, जिस ट्रिक क्वेश्चन में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो करंट है, वर्डिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये एक स्टेडी करंट है। तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि अगर आपको उसका फ्लक्स चेंज करना है तो आपको दरअसल कोई भी चीज़ चाहिए होगी, वो ऐसी चाहिए होगी जो खुद में चेंज हो रही हो, जिसमें खुद में हलवली मची हो, जो खुद चेंज हो रही है, यानी खुद वेरिंग हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इन्हें बोल दिया कि करंट स्टेडी है। तो स्टेडी करंट मीन्स कि इसका खुद का ही फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, ये तो एकदम स्टेडी बिल्कुल आराम से मध्यम चल रही है। लेकिन अब इसका फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो ये इसका क्या फ्लक्स चेंज करेगी। तो इसमें जब करंट ही नहीं पाएगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी वजह से यहाँ पे हम बोलेंगे कि नो करंट विल फ्लो, दैट मीन्स देयर इज नो डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब बात करते हैं कि हाँ, इसका अगला क्वेश्चन बिल्कुल कुछ इसी प्रिंसिपल पे है कि अ कंडक्टिंग लूप इज हेल्ड स्टेशनरी नॉर्मल टू द फील्ड बिटवीन नॉर्थ साउथ पोल्स ऑफ अ फिक्स्ड परमानेंट मैग्नेट, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। बिल्कुल वही चीज़ है कि एक कंडक्टिंग लूप है, उसे स्टेशनरी रखा गया है नॉर्मल टू द फील्ड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। तो नॉर्थ एंड साउथ पोल्स की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो तो दरअसल बिल्कुल ऐसी चल रही होंगी नॉर्मली, जैसे कि ये हमारी मैग्नेटरी, ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल, नॉर्थ से जा रही हैं साउथ में जा रही हैं, नॉर्थ से निकल रही हैं साउथ में जा रही हैं। तो ये फ्लक्स दरअसल चेंज नहीं हो रहा है, बिल्कुल अपनी उसी बिल्कुल यूनिफॉर्मली चलता चला जा रहा है। तो यही फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। और आपने जो आप लेकर आए हो, जो अपनी कॉइल लेकर आ रहे हो, वो कॉइल भी आपने जस्ट ऐसी रख दी स्टेडी। अब कॉइल को तो मूव करो कम से कम, तब तो उसमें कुछ करंट बने। लेकिन नहीं, आपने कॉइल को भी ऐसे रख दिया, वो भी फ्लक्स से ऐसी, वो फ्लक्स भी यूनिफॉर्मली बनता चला जा रहा है। तो इस वजह से इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ये सारे के सारे ट्रिक क्वेश्चंस हैं। ये हो सकता है कि आपसे पूछे जाएं, आपका जब ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें आपसे ये पूछा जाए। तो ये थोड़े ट्रिक क्वेश्चंस होते हैं जिनमें दिमाग लगाने की थोड़ी सी ज़रूरत होती है, लेकिन ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। ज़रा सा दिमाग लगा लोगे ना, नंबर कहीं नहीं गए, आराम से आ जाते हैं। अब जो अगला है हमारा अगला क्वेश्चन, उस अगले क्वेश्चन को चलो देख लेते हैं थोड़ा सा। 2 आइडेंटिकल लूप्स, वन ऑफ कॉपर, ध्यान से सुनना, 2 identical loops, one of copper and other of aluminum, are rotated with the same speed in the same magnitude field। तो ये same magnitude field में ये रोटेट कर रहे हैं। In which, पहला क्वेश्चन है हमारा, in which induced EMF is max।
तो सबसे पहले तो कि इनकी ईएमएफ की बात करें ना कि किस में इंड्यूस ईएमएफ सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे पहले तो चलो ये देखो कि लूप्स जो हैं अलग अलग मटेरियल के हैं, एक कॉपर का है दूसरा एल्यूमिनियम का, बट सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं और सेम स्पीड से रोटेट कर रहे हैं, तो इनका मतलब इनका फ्लक्स भी उसी हिसाब से ही चेंज होगा, बिल्कुल सेम दोनों का। तो इसी वजह से अगर आप ईएमएफ की बात करें तो ईएमएफ किसी में ज़्यादा या कम नहीं होगा, दोनों में बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि उनका फ्लक्स भी बिल्कुल सेम ही चेंज हो रहा है, उनमें सेम चेंज हो रहा है उनके फ्लक्स में, इस वजह से उनका ईएमएफ भी बिल्कुल सेम रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि देयर इज़ नॉट द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बट दे बोथ हैव द सेम फ्लक्स, सेम ईएमएफ इंड्यूस इन इट। ओके, अब अगला जो है दूसरा पार्ट है जो इसका दूसरा पॉइंट, वो है कि इन विच लूप इंड्यूस्ड करंट इज़ मैक्स। तो चलिए यहाँ पे अब बात आती है करंट की, और करंट जो होता है वो फैक्टर डिपेंडिंग होता है किसके, कंडक्शन के या कंडक्टिंग मटेरियल के। तो एल्यूमिनियम और कॉपर, इन दोनों में से जो हमारा कंडक्टिंग मटेरियल है वो कॉपर ज़्यादा अच्छा है, सबको पता है, बच्चे को पता होगा कि कॉपर जो है वो एल्यूमिनियम से ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होता है, इसी वजह से जो इंड्यूस करंट रहेगी वो कॉपर में ज़्यादा रहेगी। तो इसका आंसर होगा कॉपर लूप, बिकॉज कॉपर इज गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर, देयरफॉर इंड्यूस करंट विल मोर इन कॉपर लूप। ओके, अगला पॉइंट है हमारा, अ बार मैग्नेट इज क्विकली मूव्ड टुवर्ड्स अ कंडक्टिंग लूप हैविंग अ कैपेसिटर एज शोन इन फिगर, आइडेंटिफाई द पोलैरिटी ऑफ द प्लेट्स। चलिए इसका थोड़ा सा सेटअप है, सेटअप कुछ इस प्रकार है कि एक हमारे पास कंडक्टिंग लूप है और इस कंडक्टिंग लूप में यहाँ से इसको काट के यहाँ पे दो प्लेट्स लगाई गई हैं। अब इन दो प्लेट्स में क्या हो रहा है कि ये प्लेट ए है हमारी और ये प्लेट बी है हमारी। अभी आंसर्स पे ध्यान मत दीजिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद आप आंसर्स पे ध्यान दीजिएगा कि अब इसके पास में एक ये हमारे पास नॉर्थ पोल ले जा रहे हैं हम लोग, हम लोग नॉर्थ पोल लेके जा रहे हैं, साउथ पोल ये रहा, इसको हम लोग इसके पास लेके जा रहे हैं। तो करंट जिस हिसाब से इसमें मूव होगी उसके अकॉर्डिंग आपको पोलैरिटी बतानी है कि कौन सी पॉजिटिव होगी और कौन सी माइनस होगी, कौन सी नेगेटिव होगी। तो नॉर्थ पोल आप इसके पास लेकर जा रहे हो ना, तो नॉर्थ पोल से पास लेके जाने का मतलब अगर आप इधर से देखो या फिर आप इधर, चलो इधर से देख लेते हैं कि यहाँ हम देख रहे हैं, तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो क्लॉकवाइज होगी, दैट मीन्स इस टाइप से, ऐसी इस टाइप से इसकी डायरेक्शन मूव होगी। अब यहाँ पे जा रहा है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ से ये दरअसल इजैकुलेट होगा या फिर इजेक्ट होगा, जैसे आप समझ लीजिए, है ना, ये यहाँ से इजेक्ट होगा इनका, तो यहाँ मतलब इजेक्ट का मतलब ये मत समझिएगा कि यहाँ से करंट फेंकने लगेगा, बट दरअसल यहाँ पे पोलैरिटी की बात आएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव के पास करंट जा रहा है, दैट मीन्स करंट अगर इस प्लेट के पास जा रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, और इससे दूर जा रहा है इसका मतलब ये नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम बात करें तो ये ए जो पॉइंट होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा और बी जो पॉइंट होगा वो हमारा नेगेटिव होगा, इस तरीके से। अब जो हमारे पास अगला जो हमारा टॉपिक है वो है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारे पास अगला क्वेश्चन होगा कि आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आया होगा कि पॉजिटिव कैसे होगा, नेगेटिव कैसे होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये भी कुछ इसी टाइप का है, बट इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल्स P एंड Q शोन इन फिगर, है ना। तो अब फिगर इनका कुछ इस टाइप का है, कुछ इस टाइप का फिगर है कि हमारे पास कुछ कॉइल्स हैं, एक ये रही दूसरी ये रही, है ना। अब इन दोनों कॉइल्स में ये P मान लेते हैं, ये Q मान लेते हैं, और इन दोनों कॉइल्स में ये रहा एक बीच में मैग्नेट है जो किस प्रकार से मूव कर रही है कि नॉर्थ पोल जो है वो P की तरफ जा रहा है और साउथ पोल जो है वो Q से दूर जा रहा है। तो हमें ये बताना है कि डायरेक्शन इन दोनों में क्या क्या होगी, ठीक है। तो डायरेक्शन की अगर जैसे मैं आपसे बात करूं तो नॉर्थ पोल तो यहाँ जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब कि करंट जो होगा, फ्लक्स कुछ इस हिसाब से चेंज होगा कि वही वाली बात है, लेंस लो थोड़ा सा लगाते हैं, फ्लक्स कुछ इस हिसाब से चेंज होगा, और चेंज फ्लक्स के हिसाब से जो करंट होगी वो अपोजिट होगी डायरेक्शन में, है ना, अपोजिट होगी। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे इस हिसाब से होगी, क्योंकि हम लोग अंदर के हिसाब से अगर देखें तो ये ऐसे जा रहा है ना, बाकी ये तो सब आके ऐसे घूम रहे हैं, लेकिन अंदर से अगर देखा जाए तो ये करंट, तो फ्लक्स कुछ इस हिसाब से चेंज होगा और करंट इस हिसाब से चेंज होगी। आप कॉइल के अंदर से देखिए ना, आपको देखिए, ये मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ फिगर, अगर आप यहाँ से निकलता हुआ देख रहे हैं, ठीक है, कि ये कुछ ऐसे जा रहा है, ये कुछ है, और ये कुछ ऐसे जा रहा है,
तो आप पहले तो ये तो बाहर का पूरा माजरा चल रहा है, लेकिन आप अंदर से देखिए ना कि ये यहाँ से ऐसे जाएगा तो यहाँ से ऐसे जाएगा, ये अगर यहाँ से ऐसे आएगा तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा, तो दैट मीन्स फ्लक्स अंदर से इस हिसाब से चेंज हो रहा है। तो हमारा जो करंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि ये ऐसे जाएगा, करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज जाएगी। आर मैग्नेटिक साइड डायरेक्शन टू द करंट एंड पी इज एंटी क्लॉकवाइज एंड साउथ पोल। हाँ, अब दूसरे वाले की बात करें तो इसमें भी साउथ पोल दूर जा रहा है, तो इसमें साउथ पोल दूर जाने की वजह से मैंने कहा था कि इसमें जो फ्लक्स चेंज होगा वो अब कम हो रहा है। तो जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था उसमें बताया था कि अगर आप उसमें गिवन करंट को कम करें तो फ्लक्स जो होगा वो उसी की डायरेक्शन में चेंज होगा। ठीक उसी तरीके से अब आप इसको दूर कर रहे हो, यानी कि इसमें जो करंट इंड्यूस होगा या फिर जब आप फ्लक्स चेंज करोगे तो वो कम होता चला जाएगा, और कम होता चला जाएगा तो जो इंड्यूस करंट होगा वो भी उसी की डायरेक्शन में ही होने लगेगा। तो इसका मतलब ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से करते हैं, यहाँ से तो ये ऐसे होगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। तो P और Q इन दोनों में ही जो हमारा करंट होगा, करंट ही पूछा गया ना, हाँ इंड्यूस करंट, तो जो डायरेक्शन होगी करंट की वो भी एंटी क्लॉकवाइज होगी दोनों में। तो इसी के साथ आई थिंक यहाँ तक कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। इनके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, और इन न्यूमेरिकल्स का क्या है कि ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये मैं आप लोगों को भी नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि इनमें दरअसल क्या होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, टाइम टेकन होते हैं। तो इसी वजह से जो PDF मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ इसमें ना सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और टॉपिक्स होने वाले हैं, बल्कि साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को मिलेंगे। अब उन न्यूमेरिकल्स ना सिर्फ आपको क्वेश्चन नहीं, आपको साथ ही साथ आंसर्स भी मिलेंगे। अगर आपको जो समझ में नहीं आता है तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन का नंबर डाल के आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि हाँ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तो अगली वीडियो में या जब भी आप पूछें उसके अगले वाली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि अच्छा ये वाला जो है वो ऐसे होगा। वैसे जहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा, मैंने बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम लैंग्वेज में आपको क्या नाम है सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको बिल्कुल ऐसे बताएं कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, टू द पॉइंट। तो इसी वजह से आई थिंक कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और शायद आप आशा करता हूँ कि शायद आप लोगों को ये पूरा समझ में आया हो। और इस तरीके की जो वैसे आपको पता तो है ही कि मैंने आपको बता दिया था कि आप लोगों की जो PDF होने वाली हैं, जो क्वेश्चंस होने वाले हैं, सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप उनको लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहीं तक ख़त्म करते हैं। आने वाली वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करें ओपेरा क्लासेस को, और हमारा कोर्स तो बिल्कुल फ्री है ही, हम आपके साथ हैं ही। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।